चलो, क्या किया था कल? टॉपिक कहाँ पे पहुंचे थे? लास्ट टॉपिक आप? अच्छा, तुम तो प्रशासन कर रहे हो, ठीक है। परमार वंश के प्रशासन में आपने भूमि की व्यवस्थाएं एक ही टॉपिक किया है ना। जब परमार वंश के राजा शासन करते थे तो एक बात आपके पास ये आई है, भूमि व्यवस्था कैसी थी। भूमि व्यवस्था में सारे राज्य की भूमि का मालिक कौन था? राजा। और राजा जो है वो जमीन देते रहता किसी न किसी को। राजा के द्वारा जिनको जमीन सबसे पहले दी जाती थी उन्हें थातवान कहते थे। थातवान वास्तविक भूस्वामी, रियल लैंडलॉर्ड। और थातवान से जमीन लेता था सिरतान और खायकर। सिरतान नगद कर देता था जमीन पर और खायकर उत्पादन का 1/2 हिस्सा। चलो, भूमि व्यवस्था करी। और टैक्स, परमार राजवंश के जमाने ये कौन कौन से टैक्स प्रजा पर अप्लाई करते थे, ठीक है। चलो, करों में कौन कौन से आपने कर लिखे हैं इनके? 48 एक कर और डालो इसके लिए, बै कर लिखो, बै कर। परमार वंश के जमाने लिया जाने वाला एक और कर, उसे कहते हैं बै कर। बै कर। चलो, एक टॉपिक आप डालो, बै कर किसे कहते हैं? बै कर। तो एक पॉइंट में आप लिखना, बै कर क्या है? उत्पादन का वह हिस्सा जो राजकोष में जमा किया जाता था। उत्पादन का वह हिस्सा जिसे राजकोष में जमा किया जाता था। परमार वंश में उत्पादन का वह हिस्सा जिसे राजकोष में जमा किया जाता था उसे व्यय कर कहते थे। व्यय कर, उत्पादन का वह हिस्सा जिसे राजकोष में जमा किया जाता था उसे व्यय कर कहते थे। अब प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? प्रशासन में सबसे बड़ा कौन था? तब कहेंगे राजा था। ये लो, प्रशासन में सबसे बड़ा पद राजा का है, इसमें तो दिक्कत है नहीं। राजा के ठीक नीचे अगला जो पद होता था इसे कहते थे मुख्तार। परमार वंश का कर रहे हो, चंदों का अलग होगा, परमारों का अलग होगा। सबसे ऊपर राजा, राजा के नीचे एक पद होता था उसे बोलते थे मुख्तार। अब प्रश्न आएगा पेपर में, परमार वंश में मुख्तार किसे कहते थे? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को मुख्तार कहा जाता था, ठीक है। सभी मंत्रियों में प्रधान जो होगा उसे मुख्तार ये लोग कह देते थे। मुख्तार के नीचे परमारों में एक पद होता था, इसे कहते थे वजीर। कॉमन नाम सुना है, वजीर। वजीर का मतलब परमारों में हुआ प्रशासन का अध्यक्ष, प्रशासनाध्यक्ष, ठीक है। चंदों में भी ऐसा हो जरूरी नहीं है, चंदों की शासन व्यवस्था थोड़ा अलग होगी। तो परमारों में सबसे ऊपर राजा, राजा के नीचे सर मुख्तार होता था, मुख्तार के नीचे होता वजीर, वजीर के नीचे होता था दीवान। सर परमारों में दीवान का अर्थ क्या होगा? सेनापति होगा परमारों में। चंदों में दीवान की पावर अलग थी, ठीक है। परमार वंश में इसके नीचे दीवान का पद था। और दीवान किसे कहते थे? दीवान का अर्थ सेनापति था एक हिसाब से। फिर दीवान से आप नीचे चलेंगे तो यहां एक पद था जिसको बोलते थे दफ्तरी। दीवान के जस्ट नीचे परमारों में एक पद हुआ जिसे दफ्तरी कहा जाता था। अब दफ्तरी इतना कॉमन नाम है कि आप आराम से उसको कवर अप कर सकते हैं। दफ्तरी मतलब दफ्तर का काम करने वाला है ना, तो ऑफिशियल काम करने वाला जो व्यक्ति है, ऑफिशियल वर्क, कार्यालयी कार्यों को करने वाला एक व्यक्ति होता था और उसे कहते थे दीवान, दफ्तरी। दीवान में एक बात और भी ध्यान रखनी है, दीवान न सिर्फ सेनापति था बल्कि आय और व्यय का मुख्य अधिकारी भी हुआ करता था। आय और व्यय का सर्वोच्च अधिकारी या फिर आय और व्यय का मुख्य अधिकारी भी परमार वंश में दीवान ही हुआ करता था, ठीक है। दीवान ही हुआ करता था। उसके नीचे दफ्तरी है। दफ्तरी ऑफिशियल वर्क किया करता था। फिर दफ्तरी से नीचे आप चलोगे तो दफ्तरी के नीचे अगला पद मिलता है, इसको बोलते हैं बक्सी। अब देखो, चंदों में ना बक्सी का मतलब सेनापति हो जाता है चंदों में, लेकिन परमारों में बक्सी किसे कहते थे? तो बक्सी मतलब वो व्यक्ति जो दूत भेजने का काम करता था। दूत प्रेषणिक मतलब कहां कौन सा दूत भेजना है ये जो डिसाइड करता था उसे परमारों में बक्सी कहा जाता था। बक्सी मतलब दूत प्रेषणिक। दूत क्या होता है? राजदूत। उसको किधर से किधर भेजना है वो काम बक्सी का किया। बक्सी जो है वो ये काम किया करता। दूत प्रेषणिक यानी कि दूत को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता था बक्सी।
बख्शी के नीचे होता था नेगी। मैंने कहा था नेगी कास्ट नहीं है, क्या है? नेगी एक पद है, पद। नेगी किसे कहते थे? क्षत्रिय दल का नेता, क्षत्रिय दल का नेता उसे नेगी कहा जाता था। क्षत्रिय दल का जो प्रधान होगा उसे नेगी कहा जाएगा, क्षत्रिय दल का प्रधान उसे नेगी कहा जाएगा। चलो ये हो गए बड़े पोस्ट, ग्रुप ए ग्रुप बी वाले ना, बड़ी बड़ी नौकरी है ये सब की सब। अब आओ छोटे पोस्ट पे, ग्रुप सी वालों पे आओ। ये तो बड़े हैं ना पोस्ट, भाई राजा बड़ा पद है, मुख्तार प्राइम मिनिस्टर है जी, वजीर दीवान बड़े पद है। अब आओ छोटे पदों पर। छोटे पदों में सबसे पहले नाम आता है गोलदार, पहला पद छोटे पदों में, पहला गोलदार। किसे कहते थे? तो आप लिखना राजधानी की सुरक्षा करने वाला अधिकारी, राजधानी की सुरक्षा करने वाला अधिकारी उसे गोलदार कहा जाता था। गोलदार जो राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था देखता था, राजधानी की सुरक्षा अधिकारी को गोलदार के नाम से जाना जाता था। गोलदार के नीचे अगला पद था फौजदार। परमार वंश में गोलदार राजधानी की सुरक्षा करने वाला व्यक्ति, फौजदार परगना अधिकारी। परगना समझते? पट्टी के ऊपर गांव होता है, बहुत सारे गांव मिलेंगे तो पट्टी बनेगी, बहुत सारी पट्टी मिलेगी तो परगना। तो परगना अधिकारी को, यानी आजकल लगभग तहसीलदार आप समझ, ठीक है। तो परगना अधिकारी जो था उसे फौजदार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फौजदार एक है, गोलदार एक है, फौजदार परगना अधिकारी। फिर परमाणु में एक पद होता था, इसे बोलते थे लेखवार। क्या काम करता होगा? तुक्का मारो तो। लेखवार लिखने का काम। ताम्रपत्रों का लेखक, ताम्रपत्रों का लेखक लेखवार कहलाता था। लेखवार ताम्रपत्रों का लेखक हुआ करता था। और नीचे में एक चीज बना रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर, यहां से आते हैं नीचे, अब चलते गांव में। अब ग्राम स्तर पर एक बार आप देखो, जो ये परमार वंश के राजा है, अब ग्राम स्तर पर इनका प्रशासन कैसे होता था। गांव का एक मुखिया होता था और गांव के मुखिया को प्रधान, ये देखो हर गांव का एक मुखिया होता था और गांव के मुखिया को क्या कहते थे? प्रधान या फिर सयाना। ये गांव का मुखिया होता था, ठीक है। प्रधान या फिर सयाना, ये गांव का मुखिया है। चलो और बेसिक तरीके से समझो गांव में कैसे प्रशासन चलता था। सबसे पहले हर गांव में एक सयाना होता था। सयाना, सयाना क्या था? तो ये गांव का न्यायाधीश था, ये गांव का जज हुआ करता था, ठीक है। फिर इसके नीचे होता था प्रधान। प्रधान का मतलब क्या होगा? तो प्रधान गांव गांव से टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था, टैक्स कलेक्टर। प्रत्येक गांव से टैक्स कौन कलेक्ट करता था? प्रधान। प्रधान टैक्स कलेक्ट करने का काम कर रहा है और सयाना क्या कर रहा है? गांव का न्यायाधीश, जैसे छोटे मोटे मामलों में गांव में सुलह करवाना। सयाना और प्रधान के बीच की कड़ी को बोलते थे ठोकदार। एक अधिकारी इन दोनों के बीच बैठाया हुआ था, उसे कहते थे ठोकदार। प्रधान और सयाना के बीच की कड़ी उसे कहते ठोकदार। चलो आगे चलो। फिर इसके बाद देखो, एक है सयाना, गांव का न्यायाधीश, इसके नीचे ये है प्रधान। प्रधान क्या कर रहा है? टैक्स कलेक्टर, गांव में टैक्स को कलेक्ट करने का काम किया करता था। तो गांव गांव से प्रधान लोग टैक्स लेते थे और प्रधान लोगों के द्वारा लिए जाने वाले टैक्स को आप धीरे धीरे ऊपर लेखवार, फौजदार, गोलदार, इनके माध्यम से ऊपर पहुंचा देते थे। चलो इसके अलावा ये एक वर्ड लिख दो, छोड़ा छोड़ी तो शायद वहां होते हैं कुमाऊं में ना, हाँ, छोड़ा छोड़ी वहां पर बोलते हैं राज सेवकों को, इधर गढ़वाल में। चलो आगे ध्यान आएगा तो करेंगे इसको। प्रधान, प्रधान के नीचे एक पॉइंट लिख देना कि जो प्रधान था, इसी प्रधान के नीचे एक और पद आता था, उसको बोलते थे कोटाल। प्रधान के नीचे वाला पद कोटाल। प्रधान के नीचे परमाणु में एक और पद पोस्ट होता था कोटाल। कोटाल क्या करता था? लेखा जोखा। किसका? कर का, टैक्स का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। टैक्स का जो भी लेखा जोखा है, टैक्स का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी, उसे कोटाल कहा जाता था, कोटाल। तो कुछ इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था इनके ताम्रपत्रों से, अलग अलग चीजों से हमें मिलती है। मुख्तार, वजीर, दीवान, दफ्तरी, बख्शी, नेगी। देखो मुख्तार मतलब प्रधानमंत्री, वजीर मतलब प्रशासन का अध्यक्ष, दीवान मतलब सेनापति, दफ्तरी ऑफिशियल काम करने वाला, बख्शी दूत प्रेषणिक, नेगी क्षत्रिय दल का प्रधान नेता,
गोलदार राजधानी की सुरक्षा अधिकारी, फौजदार परगना अधिकारी, परगना का हेड, लेखवार लिखने वाला जो ताम्रपत्रों का लेखक होगा। फिर ये ग्राम स्तर पर ऐसा छोटा छोटा इन्होंने ऐसा बनाया हुआ था व्यवस्था। फिर अब देखो चणु, ये कत्यूरियों में भी होता था चणु। फिर एक है चणु, चणु का मतलब क्या होता है? तो चणु जो है वो तीव्र संदेश वाहक थे, जो तेजी से तीव्र संदेश वाहक, जो फटाफट से मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दे, उनको चणु कहते थे। परमार वंश में चणु वो तीव्र संदेश वाहक होते थे, निचले स्तर का पोस्ट है, उसे चणु कहा जाता था। चणु तीव्र संदेश वाहक हुआ करता था। चलो जी, ये आ गया आपके पास परमार राजवंश के राजाओं का प्रशासन। फिर एक छोटा सा टॉपिक डालो, परमार वंश में वजीर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमेशा से। वजीर, जो वजीर है उसका रोल प्रशासन का अध्यक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। तो हमें परमार वंश में राजाओं के साथ उनके वजीरों का भी उल्लेख मिलता है कि किसी ना किसी राजा का कोई ना कोई वजीर रहा होगा। अब देखो शुरू में जैसे अजयपाल वजयपाल वाले राजा थे तो हमें नहीं पता है कि उनका वजीर कौन था, लेकिन बाद के राजाओं में राजा के साथ उनके वजीरों का भी हमको उल्लेख मिलता है। खासकर ये कहानी शुरू होती है लगभग पृथ्वीपति शाह से। तो सबसे पहले आप पहला नाम लिखना, वजीर कौन कौन थे। पृथ्वीपति शाह के वजीर का नाम क्या था? गजे सिंह। गजे सिंह कौन हुआ? वो जो माधो सिंह भंडारी का लड़का है ना। तो आप लिखना पृथ्वीपति शाह, इसके वजीर का नाम था गजे सिंह। पृथ्वीपति शाह के वजीर का नाम गजे सिंह, गजे सिंह, ठीक है, गजे सिंह, गजे सिंह। फतेहपति शाह के वजीर का नाम था रंगी बिष्ट, रंगी बिष्ट। फतेहपति शाह के वजीर का नाम रंगी बिष्ट हुआ, रंगी बिष्ट। जयकृति शाह के वजीर का नाम जयकृति शाह, इसके वजीर का नाम जयदेव, जयदेव, जयदेव हुआ करता था। इसके वजीर का नाम जयदेव, ठीक है। फिर वजीरों की असली कहानी टिहरी रियासत से खुलेगी। आप ध्यान रखना, हमने परमार वंश का पूरा प्रशासन नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमने परमार वंश पूरा नहीं पढ़ा है। परमार वंश पूरा कब होगा? जब हम टिहरी पहुंचेंगे। और दूसरी बात की, इनके प्रशासन में हो सकता है इसके अलावा भी कोई चीज हो, पर यह इतिहास जरा थोड़ा पुराना हो गया ना। ये इतिहास आपका 1804 से पहले का है, तो इस इतिहास के हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत हैं कम, इसलिए इस इतिहास की जानकारी थोड़ा कम है। जब आप टिहरी पहुंच जाएंगे ना, तो टिहरी में आपको ठीक ठाक प्रशासनिक व्यवस्था मिल जाएगी। तो सबसे पहले परमार राजवंश के प्रशासन के बारे में बेसिक बातें ये निकली। अब कुछ अलग अलग चीजों के बारे में बात करूं। सबसे पहले परमार राजवंश के समय अगर हम धार्मिक स्थिति की बात करें, धार्मिक स्थिति कि राज्य की धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो आप तुक्का लगा सकते हैं कौन से देवता को पूजते थे ये लोग? विष्णु को। तो धार्मिक स्थिति क्या थी कि राजकीय धर्म लगभग लगभग वैष्णव था। परमारों का राजकीय धर्म लगभग लगभग वैष्णव था, विष्णु के उपासक होते थे, और राज्य की अधिकांश प्रजा भी विष्णु की ही उपासक हुआ करती थी। इसका मतलब परमार वंश के समय राज्य में जो धर्म सबसे ज्यादा विकसित हुआ वो कौन सा धर्म है? वैष्णव। अगर आप भी गढ़वाल के हैं तो तुम्हारे गांव में, गढ़वाल के अगर आप हैं तो तुम्हारे गांव में एक देवता जरूर है, और उसको नरसिंह बोलते। तो नरसिंह है ना तुम्हारा मतलब, गढ़वाल वालों का नरसिंह, तो मतलब नरसिंह मतलब विष्णु, तो विष्णु का अवतार नरसिंह। नरसिंह के साथ तुम्हारे जितने देवता वो वैष्णव संप्रदाय वाले होंगे। नरसिंह, नागरजा, भैरव, ऐसे वाले देवता है किताब, है ना। तो वैष्णव धर्म ये ज्यादा फलीभूत हुआ। कुमाऊं में चंद वंश का शासन था, तो वहां पर इस प्रकार के देवताओं का रोल थोड़ा कम है। वहां पर के देवता थोड़ा अलग होंगे, गोलजू देवता जो चंद से संबंधित होंगे। और परमार वंश के राजाओं ने क्योंकि वैष्णव धर्म को आश्रय दिया, इसलिए वैष्णव धर्म के आश्रय देने की वजह से गढ़वाल में आप देखते हैं, गढ़वाल क्षेत्र में नरसिंह तो मतलब एक छोटू आता था तुम्हारे बैच में पहले, अब धर्मपुर वाले ब्रांच में आता है। तो कल में ऐसे ही छोटा सा है, अभी रुद्रप्रयाग का छोटा सा है बच्चा, नहीं चमोली रुद्रप्रयाग पता नहीं जहाँ भी, और अभी 12th करके आया है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग सा बच्चा है। हाँ, तुम्हारे बैच में या तुमसे पहले बैच जिसमें भी आता होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। सुबह सुबह आ जाता है, 2 बार बैच पढ़ने आता है, सुबह को भी शाम को भी। बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। गुलजी गुलजी, अरे ऐसे थोड़ा ना हगलाता है थोड़ा, मतलब अभी तोतला टाइप का बोलता है, गुलजी गुलजी लगा है सुबह से। तो मैंने उसे कहा एक काम कर, तू मेरे घर चल भाई, तू बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। ऐसे ही पूछ लिया मैंने मजाक मजाक में, चिकन खाता है? तो उसने कहा ना, मेरे पे नरसिंह आता है भाई, छोटा है अभी 18-19 साल का, सुबह सुबह टीका वीका लगा के आता है। मैंने कहा मजाक कर रहा हूँ, उसने कहा ना आता है। ऐसे ही मैं मजाक मजाक में छेड़ते रहा उसको,
तो वो वहीं पे ऑफिस में बैठ के क्या बोलता है, गड़ाऊं मतलब गड़ाऊं का मतलब क्या होता है कि निकालू, मतलब अरे मैंने कहा ना भाई ना। तो देखो इतना मतलब इतना चर्चित है वैष्णव धर्म ना कि छोटे छोटे बच्चे 18, 19, 20, आपके गांव में होता होगा ना ऐसा, 20, 21, 22 साल की उम्र में और किसी भी व्यक्ति नरसिंह आ जा रहे, तो नरसिंह मतलब कौन सा हो गया, वैष्णव, क्योंकि ये राजा वैष्णव धर्म के उपासक थे, तो इन्होंने वैष्णव धर्म का ही प्रचार किया। तो धार्मिक स्थिति कैसी थी, वैष्णव। लेकिन परमार वंश के राजाओं की, खासकर अजयपाल जब राजा हुआ तो इनकी इष्ट देवी होती थी राज राजेश्वरी। अब ये नाम भी कॉमन है ना, राज राजेश्वरी देवी, ये परमार राजवंश के राजाओं की इष्ट देवी हुआ करती थी, राज राजेश्वरी देवी। तो अगर आप गढ़वाल के हैं, देखो थोड़ा कल्चर में प्रभाव पड़ेगा। अगर आप कुमाऊं के हैं तो ये नाम आपके लिए थोड़ा हो सकता है कि भाई कौन है, आपको याद करने पड़ेंगे। जो गढ़वाल वाले हैं तो कि मतलब गांव गांव में मतलब हर किसी औरत पे आ रही देवी कौन सी, राज राजेश्वरी, जिस पे भी आ रही तो राज राजेश्वरी देवी, तो इनकी इष्ट देवी थी। एक पॉइंट आप लिखना, अजयपाल ने देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था। राज राजेश्वरी देवी इनकी इष्ट देवी थी और अजयपाल के द्वारा देवलगढ़ में, देवलगढ़ कहाँ है, देवलगढ़ श्रीनगर के पास में एक जगह, देवलगढ़, पौड़ी मतलब श्रीनगर के पास में, तो देवलगढ़ में राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, धार्मिक स्थिति अगर आप राजाओं की देखें तो राजाओं की धार्मिक स्थिति में यह उल्लेख मिलता है कि ये वैष्णव धर्म के उपासक थे और वैष्णव धर्म के उपासक होने के साथ साथ राज राजेश्वरी देवी ये इनकी इष्ट देवी थी, यानी देवी देवता दोनों एक साथ चल रहे हैं इनके, राज राजेश्वरी देवी और वैष्णव धर्म के उपासक थे। चलो धार्मिक स्थिति के बाद अगला टॉपिक डालो, आर्थिक स्थिति। परमार राजवंश के राजाओं की आर्थिक स्थिति कैसी थी। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगा कहानी सुनकर, कैसी थी, अच्छी, बहुत अच्छी, ठीक ठाक, बेकार, खत्म, क्या लगा, स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत अच्छी, स्ट्रॉन्ग का मतलब यही तो है ना, बहुत अच्छी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी लगेगी, क्यों, क्योंकि ये राजा कहते हैं कि हम भाई सोने के सिंहासन में बैठते हैं। ये राजाओं का कहना है कि ये सोने के सिंहासन में बैठते हैं। इन राजाओं का कहना है कि हम सोने के बर्तन में खाना खाते हैं और जिसमें एक बार खाते उसमें दोबारा नहीं खाते। तो जब तुम इतने खतरनाक थे तो एक सोने का सिक्का छपवा देते, एक छपवा देते, एक बस। अगर तुम इतने खतरनाक थे तो जब सिक्के छपाने की बारी आई तब तुमने तांबे के क्यों छपाए। जब आपको सोने का बर्तन, खाना खाया, प्लेट शां सीधा नीचे, तो जब शां नीचे फेंकी तो उससे बढ़िया उसका सिक्का छपा देता ना। तो भैया ये चोट भी मारते हैं ज्यादा, हाँ बड़ी बड़ी बातें भी कहते हैं। आर्थिक स्थिति में इनके द्वारा जो दावे किए जाते हैं उसके आधार पर लगता है कि परमार वंश एक प्रभुत्व संपन्न राज्य रहा होगा, किंतु राजाओं की जो मुद्राएं हमें प्राप्त होती है वो इस ओर इशारा करती है कि इनकी स्थिति ठीक ठाक थी, बहुत प्रभुत्व संपन्न ये राजा नहीं थे। इनकी आर्थिक स्थिति अगर बहुत बेहतरीन होती तो किसी न किसी परमार राजा का हमको जरूर सिक्का मिलता, किस चीज का। लेकिन परमार राजवंश के जो राजा हैं इनकी जो मुद्राएं हैं वो हमें ताम्र और रजत, तांबा और रजत धातु की ही मिली है, सोने का सिक्का नहीं मिला है। ऐसा भी हो सकता है, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है ना छपवाया हो सकता है सच में बड़े प्रभुत्व संपन्न रहते हो, लेकिन मुद्राएं ताम्र और रजत की ही है। ताम्र और रजत मुद्राओं में आपने राजाओं के नाम ऑलरेडी पढ़ दिए हैं। सबसे पहले एक राजा हुआ इनका लसण देव, सबसे पहले परमार वंश में लसण देव पहला राजा था जिसने ताम्र मुद्रा छपवाई, तांबे की मुद्रा है। ठीक है, प्रथम रजत मुद्रा, पहला चांदी का सिक्का फतेह शाह के द्वारा छपवाया। फतेह शाह परमार राजवंश के राजाओं के समय मोना शाही रजत तिमासी, ये एक सिक्के का नाम है, मोना शाही रजत तिमासी। ये देखो मोना शाही रजत तिमासी, ये परमार राजवंश के राजाओं के एक सिक्के का नाम है। पेपर में आए मोना शाही रजत तिमासी किस राजा का सिक्का है तो आप कहेंगे प्रदीप शाह का है। इसके अलावा ललित शाह और प्रद्युम्न शाह, ये दो ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी सिक्के पर फारसी भाषा में सिक्के छपवाए, अपने सिक्कों पर फारसी भाषा में कुछ ना कुछ लिखवाया हुआ है। तो आर्थिक स्थिति में परमार राजवंश के जो राजा हैं उनकी मुद्राएं इस ओर इशारा करती है कि हाँ उनका प्रशासन अच्छा रहा होगा, पर बहुत बेस्ट होना हमको पता नहीं चलता है क्योंकि सोने का सिक्का नहीं मिला। अच्छा हो सकता है छपवाए हो सोने के सिक्के और गोरखिया चुरा के ले गया हो, ये भी चांस हो सकता है ना। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, पर ठीक ठाक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति में इनकी कुछ मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है
तांबा और रजत की मुद्राएं ज्यादा मिलती है। लक्ष्मण देव परमार वंश में पहला राजा है, फर्स्ट राजा जिसकी हमें मुद्रा प्राप्त होती है। कौन सी मुद्रा उसने छापी है? तांबे की मुद्रा। पहला रजत, रजत मतलब चांदी का सिक्का फतेह शाह ने छपवाया। फिर एक बड़ी फेमस इनकी मुद्रा है मोना शाही रजत तिमासी, और वो सिक्का किसके द्वारा छपवाया गया? प्रदीप शाह के द्वारा। फिर इधर से ललित शाह, प्रद्युम्न शाह, दो ऐसे राजा हुए हैं परमारों में जिन्होंने फारसी भाषा में अपने सिक्के छपवाए हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये देखने को मिलता है कि जिस समय परमार वंश के राजा हमारे राज्य पर शासन करते थे तो इनके बारे में एक अच्छी बात निकल के आती है। कहते हैं कि राजाओं ने सिक्के तो छपवाए हैं, तो सिक्कों का प्रयोग क्या होता था, यूज क्या करते थे? तो सिक्कों से ये बाह्य व्यापार करते थे, एक्सटर्नल ट्रेड। जैसे हमारे राजा को किसी और राज्य से कुछ चीज खरीदनी हो, देखो भाई राजा की कुछ जिम्मेदारियां थी। सबसे पहले परमार वंश के हो या चंद वंश के राजा हो, राजा की सबसे पहली जिम्मेदारी उत्तराखंड में ये बनेगी कि वो अपने नागरिकों को, जितने भी उसके राज्य की प्रजा है, नागरिक है, उनको लोन दे। लोन सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है राजा की? लूण। लूण कहां से खाओगे? तो तुम उत्तराखंड लूण कहां से लाओगे? आज तो पूरा का पूरा देश एक ही है भारत। नमक होता है हमारे राज्य में, उत्तराखंड में नमक नहीं, तो नमक की दिक्कत थी। तो ये व्यवस्था राजा करता था। जैसे राजा ने उत्तर प्रदेश के राजाओं से कांटेक्ट कर दिया, उसने बिहार से, बिहार में पश्चिम बंगाल, गुजरात के राजाओं से, तो वो राजा एक दूसरे को नमक शेयर किया करते थे। तो राजा, ऐसा आपने कहावत सुनी है कि हमने राजा का नमक खाया है? हम राजा के खिलाफ कैसे हो सकते? हमने राजा का नमक खाया है। मजाक नहीं कर रहे हो, सच में खाया, क्योंकि नमक वो राजा ही हमारे को प्रोवाइड करवाता था। अब परमार वंश में एक कहानी हमको देखने को मिलती है इनकी आर्थिक व्यवस्था में। जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा राज्य है। अब इस राज्य में उत्तरकाशी के भी लोग हैं, टिहरी के भी लोग हैं, पौड़ी के भी लोग हैं, चमोली के भी लोग हैं, रुद्रप्रयाग भी है, इतने सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब देखो जो उत्तरकाशी के लोग हैं, कुछ तो ऐसी फसल होगी ना जो सिर्फ उत्तरकाशी में ही होगी। आज के समय अब हमारी इकोनॉमी जो है वो अलग हो गई है। आज की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन के बदले पैसा चाहता है, धन। और उस समय पैसा था नहीं, पैसे तो राजा लोग छपवाते थे, अब बाकी धन है नहीं। तो आप सोचो जरा, इस दुनिया से पैसा हटा दो, वाह क्या प्यारी हो जाएगी ना दुनिया। इस दुनिया से पैसा खत्म कर दो, सरकार ये ऐलान कर दे कि पैसा नहीं है, तो बताओ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तैयारी करने आओगे फिर उसके बाद? ना क्यों, सिर्फ पैसा हट रहा है, नौकरी थोड़ी हट रही है। तो आप सोचो आप कोचिंग करने आ रहे हो, बदले में फीस थोड़ी, फीस तो है ही नहीं, पैसा तो है ही नहीं, तो बदले में कोई अचार ला रहा, गुरुजी के लिए क्या पराठा बना के ला रहा, ऐसे ही तो चलेगा। कुछ आप मुझे दो, उसके बदले कुछ चीज मैं दे दूं, बार्टर ट्रेड। तुम कुछ सामान मुझे दो, उसके बदले मैं आपको कुछ दूंगा। बढ़िया सिस्टम है, बहुत बढ़िया सिस्टम। तो क्या करते हैं, जैसे मान लो उत्तरकाशी वाले, वहां पर क्या होता है जी, सेब होता है। अब आपका सेब खरीदना नहीं है किसी ने। हाँ, आज के समय उत्तरकाशी का आदमी सेब का उत्पादन करेगा, उसको मंडी में जाकर के बेच देगा, तब तो थी नहीं व्यवस्था। अब उत्तरकाशी मान लो सेब हो रहा है, मान लो यहाँ चमोली जिला है, मान लो इनके यहाँ पर गेहूं खूब होता है, फॉर एग्जाम्पल ना। ये रुद्रप्रयाग है, मान लो यहाँ चावल खूब सारा होता है। ये मान लो पौड़ी है, यहाँ पर दाल खूब सारी होती है, उदाहरण के लिए। ये टेरी है, यहाँ पर होता ही नहीं है कुछ। झंगोरा मान लो, यहाँ झंगोरा भयंकर होता है, इधर ऐसा हो गया। अब क्या करते थे, जो इस क्षेत्र के ग्रामीण है वो क्या करते, एक साल में 3 ऋतुएं होती है, तीनों ऋतुओं में जैसे कोई उत्तरकाशी का आदमी है तो उसने क्या किया, सेब हुआ ना, तो उसने 50, 60, 70 किलो सेब अपने कंधे पे उठा दिया। ऐसे ही परिवार के खूब सारे लोग अपने कंधे पर, जो फसल उनके यहाँ होती है, सेब होता है तो सेब लेकर के ये लोग चले। ऐसे ही टेरी वाले आए, वो क्या लेके आए, झंगोरा लेके, या दाल लेके, या ये। और ये सब जगह लोग एक जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर आकर के मिलते थे। जिस पर्टिकुलर जगह पर आकर के ये लोग मिलते थे उसे हाट कहते थे। हाट, हाट मतलब होता है बाजार, हाट लगाना मतलब बाजार लगाना। सारे सबसे बड़ा बाजार कौन सा है, बाड़ा हाट। उत्तरकाशी गढ़वाल का सबसे बड़ा बाजार था, इसलिए उसको बाड़ा हाट कहते हैं। तो सब लोग आए, अब आगे तो अब एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ ना। जैसे हाँ भैया, अब जैसे ये मान के चलो कि ये आया सेब, और इधर आपका कोई आदमी है पौड़ी का, टीरी का, सेब क्या होता देखा ही नहीं कभी सेब ना। तो अब ये इसको सेब देगा, इसके बदले ये इसको दाल देगा, ये इसको सेब देगा, बदले में गेहूं देगा। तो ये तो हो गया बार्टर ट्रेड, ये तो हो गई वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन परमार वंश के समय में ये देखने को मिलता है, परमारों के बाद भी ये देखने को मिलता है कि परमार राजवंश की अर्थव्यवस्था में राज्य के निवासी साल में 3 बार व्यापारिक यात्राओं पर निकलते थे, व्यापार करने के लिए निकलते थे। तो ये जो व्यापारिक यात्राएं परमार वंश के समय पर आयोजित की जाती थी, इन्हें कहते थे ढाकर। ये एक वर्ड आपको याद रखना है, ढाकर, लिख लो एक बार। ढाकर क्या है, ढाकर? पीछे SSSC वालों ने प्रश्न भी पूछा पीछे कि ढाकर प्रथा क्या है। तो ढाकर, ढाकर का मतलब, ढाकर का मतलब प्रतिवर्ष
आयोजित की जाने वाली या प्रतिवर्ष होने वाली व्यापारिक यात्राएं। हर साल राजाओं के द्वारा जो प्रतिवर्ष होने वाली, हर साल होने वाली व्यापारिक यात्राएं, जहां व्यक्ति व्यापार के लिए जाता था, उसे कहते थे ढाकर। चलो, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बाद इन राजाओं के शासनकाल में साहित्य की स्थिति को देखते हैं। चलो पहले देखो चित्रकला। परमार राजवंश के राजाओं के शासनकाल में चित्रकला की क्या स्थिति थी। तो अब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि चित्रकला की शुरुआत किस राजा के शासनकाल में हुई थी? पृथ्वीपति शाह। 16वीं शताब्दी में पृथ्वीपति शाह के दरबार में जब सुलेमान सिको आया था, तो सुलेमान सिको के साथ ही सामदास और हरदास नाम के दो चित्रकार भी आए थे। कहां से आए थे? दिल्ली से आए थे। ये पहले कहां के चित्रकार थे? कहां के थे? मुगल के। तो क्योंकि ये मुगल चित्रकार थे, इसलिए परमार राजवंश की जो चित्रकला है, उस चित्रकला में हमें मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। मुगल शैली का प्रभाव मतलब कि जब वो चित्र बनाएंगे तो उनके चित्र कुछ कुछ वैसे होंगे जैसे मुगलों के चित्र होते हैं। तो परमार राजवंश में चित्रकला की शुरुआत राजा पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में हुई। पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में सामदास और हरदास नाम के दो व्यक्ति, एक का नाम सामदास था, एक का नाम हरदास था, ये दो चित्रकार पृथ्वीपति शाह के दरबार में आए। जब सामदास और हरदास नाम के दो चित्रकार पृथ्वीपति शाह के दरबार में आए, तो यहां आने के बाद उन्होंने एक चित्रकला, एक चित्र शैली शुरू करी, और उनकी इस चित्र शैली में हमें मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर जो सामदास और हरदास थी, इसी की पीढ़ी आगे जाकर के हमारे राज्य में चित्रकला और चित्रकारी करने लगी। सामदास और हरदास की पीढ़ी में एक आदमी हुआ मंगत राम, और मंगत राम किसका चित्रकार हुआ? तो सर फतेह शाह का चित्रकार हुआ। फतेह शाह का चित्रकार हुआ मंगत राम। वो सामदास हरदास की चौथी पीढ़ी का आदमी था। फिर मंगत राम के बाद इस चित्रकला के क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक बड़ा चित्रकार आता है मोलाराम। मोलाराम को सबसे पहले चित्रकार किसने बनाया था? प्रदीप शाह ने। मोलाराम 4 राजाओं के दरबार में चित्रकार रहा। उनमें सबसे पहले प्रदीप शाह का नाम आता है, फिर ललित शाह, फिर जयकृति शाह, फिर जयकृत शाह, और फिर प्रद्युम्न शाह। इन 4 राजाओं के दरबार में ये चित्रकार रहता है। प्रद्युम्न शाह, जयकृत शाह, ललित शाह और प्रदीप शाह, इन 4 राजाओं के दरबार में मोलाराम ने चित्रकारी करी। ठीक है। अगर हम परमार राजवंश के राजाओं की चित्रकला देखें तो चित्रकला में चित्र शैली गढ़वाली है, लेकिन उस पर प्रभाव किसका देखने को मिलता है? मुगल शैली। मुगलों के जैसे चित्र जो है इनके शासनकाल में बनाए गए। और आपने देखा होगा कि पृथ्वीपति शाह वो पहला राजा है जिसका हमको चित्र देखने को मिला। फिर फतेह शाह के चित्रों के बारे में हमने कहा था, इसके चित्र किस प्रकार के हैं? इसके चित्र जो है उस शिवाजी के समान है। आगे जाकर के मोलाराम ने प्रद्युम्न शाह और उसकी पत्नी का एक चित्र बनाया जिसका नाम दंपत्ति रखा गया। तो यानी चित्रकला है भाई, इन राजाओं के शासनकाल में चित्रकला है, अच्छी है, बढ़िया है। चित्रकला की शुरुआत किस राजा के समय हुई? तो कहना पृथ्वीपति शाह। इस राजा के समय चित्रकला की शुरुआत होती है। चित्रकला के बाद आ जाओ साहित्य पे, और साहित्य के तो आप सारे इक्वेशन कर चुके हो। साहित्य, ठीक है। यदि बात साहित्य की करेंगे तो साहित्य की शुरुआत मानसा के शासनकाल से हुई। आपको पता है जब राजा मानसा था तो उसने किताब लिखवाई थी, कौन सी? मानोदय काव्य। मानोदय काव्य नाम की जो पुस्तक है वो इसके द्वारा लिखाई गई। और उसके बाद जो भी राजा आए उन्होंने कोई ना कोई पुस्तक जरूर लिखाई है। मानसा के बाद श्याम शाह हुआ। श्याम शाह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? वास्तु शिरोमणि। मतलब इसके शासनकाल में वास्तु शिरोमणि किसने लिखी थी? शंकर देव ने लिखी। वास्तु शिरोमणि ये शंकर देव, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। पृथ्वीपति शाह और महिपत शाह के शासनकाल में पुस्तकों का बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन फतेह शाह के शासनकाल में आपने लिखी थी ना फतेह शाह करण ग्रंथ, उसके अलावा फतेह शाह यशोवर्णन, उसके अलावा कभी आया था मतीराम तो उसने छंदसार पिंगल, रसराज ग्रंथ जैसी रचनाएं। प्रदीप शाह के शासनकाल में एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम है रामायण प्रदीप। ये एक और पुस्तक है जो परमारों के जमाने लिखी जाती है, रामायण प्रदीप। इसका रचनाकार हुआ मेधाकर शर्मा। मेधाकर शर्मा प्रदीप शाह के दरबार में राजकवि हुआ करता था और उसने रामायण प्रदीप नाम की एक पुस्तक की रचना करवाई। ठीक है, रामायण प्रदीप।
तो साहित्य के क्षेत्र में भी देखेंगे तो परमार राजवंश के राजाओं का साहित्य का भी क्षेत्र है ना, वो ठीक ठाक है, अच्छा है, ओके, हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें अगर हम ऐड कर दें तो हमें परमार राजवंश के राजाओं के बारे में कुछ बेसिक बातें मिल जाती है, मोटा मोटा समझने के लिए हो जाता है कि ये राजा कैसे थे, किस प्रकार से शासन चलाते थे, इनकी शासन व्यवस्थाएं क्या थी। इसके अलावा अगर आप परमार राजवंश की सैन्य शक्तियां, अगर आप सैन्य शक्तियों के बारे में बात करना चाहें तो सैन्य शक्तियों में ध्यान रखना कि परमार राजवंश के राजाओं के समय पर केंद्रीय सेना हुआ करती थी। श्रीनगर में एक सेना रहती थी सेंटर में, और इसी केंद्रीय सेना का जो प्रधान होगा सेनापति, उसको दीवान कहते थे। तो दीवान इनका एक हिसाब से सेनापति हुआ करता था। तो मोटा मोटा समझने के लिए आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि जब हम प्रशासन करते हैं तो उसमें दो चीज की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, एक तो भूमि व्यवस्थाओं की, जमीन की, और दूसरा टैक्स। किसी भी राज्य के या राजवंश के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? टैक्स जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इनकी कहानी शुरू हुई कि भाई 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ में कुछ आए थे कनकपाल, और कनकपाल के द्वारा ये वंश स्थापित किया गया। इस वंश को हम परमार वंश के नाम से जानते हैं। तो ये वंश कब तक हमारे राज्य में रहा? तो 1804 तक। इनकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर। अब सर क्या हुआ कि 1804 के बाद आ गई गोरखा। अब जब गोरखा आए तो सर गोरखा कब तक रहे? सर 1815 तक रहे। 1815 ईस्वी में गोरखा चले गए। चले क्या गए? अंग्रेजों ने उनको भगा दिया। और जब गोरखा चले गए तो उसके बाद हमारे राज्य के दो हिस्से हो गए। एक तरफ शासन करने लगे अंग्रेज। अंग्रेज कहां शासन करता था? पूरे कुमाऊं पर, जो आज का पूरा कुमाऊं है वो कुमाऊं, प्लस चमोली, प्लस पौड़ी, प्लस रुद्रप्रयाग का आधा हिस्सा। रुद्रप्रयाग का वो हिस्सा जो अलकनंदा के पार होगा, जो चमोली से साइड वाला हिस्सा है, वहां पर था अंग्रेजों का शासन। और टिहरी और उत्तर काशी, वहां पर राजा यानी परमार वंश के ही राजा शासन करते थे। यानी परमार वंश खत्म नहीं हुआ है। 1815 में ये परमार वंश के राजा वापिस आकर के टिहरी में अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। वापिस से वो अपना राज्य चलाएंगे। अब वो कैसे शासन चलाते थे? अंग्रेज कैसे शासन चलाते थे? गोरखा ने कैसे शासन चलाया? ये हमारे पास बीच के टॉपिक बचे हुए। लेकिन इस पूरी कहानी में एक कहानी हमारे पास बच गई कि भाई ये तो हमने कहानी पढ़ी, भाई गढ़वाल में कैसे 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 सब कुछ चल रहा था। अब एक छोटा सा पॉइंट ये बचता है कि भाई कुमाऊं में कैसे कैसे पूरी कहानियां चल रही थी। कुमाऊं में इस समय पर जो वंश राज करता था उसे कहते थे चंद वंश। अब वास्तव में देखें तो आपको चंद वंश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंद वंश आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि परमारों के बीच में ही चंद राजाओं का इतना उल्लेख मिल गया कि आपको अधिकांश बातें उनके बारे में पता होती है, बेसिक बातें पता होती है। फिर भी जो बातें पता नहीं है उन बातों को आप सबसे पहले लिखो। तो टॉपिक डालो चंद राजवंश, कुमाऊं का चंद राजवंश। ठीक है, सबसे पहले आप टॉपिक डालो कुमाऊं का चंद राजवंश। तो मध्यकालीन उत्तराखंड इतिहास में हमें ये देखने को मिलता है, ऐसा कहते हैं बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि 700 ईस्वी से लेकर के और 1790 ईस्वी तक कुमाऊं पर जिन राजाओं ने राज किया उन्हें चंद वंशीय राजा कहा जाए। तो उन्हें चंद वंश के राजा हम कहते हैं। कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे गढ़वाल की है, लगभग कहानी वैसे ही है। ऐसा कहते हैं कि कत्यूरियों के समाप्त होने के बाद जो कुमाऊं था वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। मान लो ये आपका कुमाऊं है, अब मैं कुमाऊं की बात कर रहा हूं कि जब कत्यूरी खत्म हुए तो उसके बाद कुमाऊं में गढ़वाल की तरह 52 गढ़ नहीं थे, पर वह छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। जो छोटे छोटे राज्य कुमाऊं में स्थापित होते हैं, एक बार आप नजर मारो इस पर, देखो सबसे पहला राज्य इनका यहां पर था, जहां आज क्या है? चंपावत है। तो जहां आज का चंपावत है वहां पर चंद वंश में यानी कुमाऊं में एक राज्य होता था, उसको बोलते थे राजबुंगा। राजबुंगा मतलब क्या? चंपावत। तो जहां आज का चंपावत है वहां पर ये सब कत्यूरियों के राज्य थे। अभी चंद आए नहीं, कत्यूरियों के जमाने की बात कर रहे हैं कि चंपावत में एक राज्य स्थित था, उसको बोलते थे राजबुंगा। चंपावत के ठीक अगर हम लेफ्ट साइड को आए तो जहां आज का नैनीताल है उस क्षेत्र को मध्यकाल में कहा जाता था छखाथा। छखाथा, छकाता किसका पुराना नाम है? तो नैनीताल का पुराना नाम है। अगर हम राजबुंगा से ऊपर जाएं, कुमाऊं में भी थे ना छोटे छोटे राज्य, वहां गढ़ नहीं थे पर राज्य थे। अगर हम राजबुंगा से ठीक ऊपर चलते हैं तो पिथौरागढ़ का जो सबसे निचला क्षेत्र है, यहां पर एक राज्य हुआ करता था और उस राज्य को कहते थे गंगोली हाट। आज भी है ना, यहां पर एक राज्य था, इसको कहते थे गंगोली हाट। जो आज का अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा, जो आज का अल्मोड़ा है, इस क्षेत्र को खसिया खोला कहा जाता था। खसिया खोला, इसका मतलब यहां किसका अधिकार था?
खसिया राजाओं का। खस राजा जो है वो अल्मोड़ा पर शासन किया करते थे। ठीक है जी। फिर हम गंगोली हाट से ऊपर चलते हैं तो चंद वंश के अंदर जिन दो राज्यों का खूब उल्लेख मिलेगा उनमें से पहला राज्य था सूर। किसको बोलते हैं? सूर। पिथौरागढ़ को बोलते हैं सूर। सूर घाटी मतलब पिथौरागढ़ घाटी। तो ये यहां पर एक राज्य था, उस राज्य को सूर कहा जाता था। सूर पिथौरागढ़ का ही नाम है, पुराना सूर। फिर सूर से जब हम ऊपर चलते हैं तो सूर के ऊपरी क्षेत्र में यहां एक बहुत ब्यूटीफुल बोलते हैं जिसको, ब्यूटीफुल राज्य था, इसका नाम था सीरा, जो डीडी हाट है पिथौरागढ़ में। तो डीडी हाट और उसके आसपास के क्षेत्र में सीरा नाम का एक राज्य हुआ करता। तो ये सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। इसके चक्कर में खूब चंद राजा आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं। फिर सीरा और सूर के अगर हम ऊपर चले जाएं तो पर्वतीय क्षेत्र पिथौरागढ़ का, और यहां पर एक राज्य था, इसको बोलते थे अस्कोट। हर जगह कोई ना कोई राजा है जो राज कर रहा है, प्रत्येक क्षेत्र में अस्कोट। फिर अस्कोट से अगर हम आ जाएं तो जो आज का बागेश्वर है, इस बागेश्वर को कहते थे कत्यूर घाटी, क्योंकि कत्यूरी राजा सबसे लास्ट तक कहां पर राज करते रहे? बागेश्वर पर राज करते रहे, इसलिए उसको कत्यूर घाटी कहा जाता था। तो ऐसी मान्यता है कि चंद वंश के समय इस प्रकार से सारे के सारे चंद का राज्य इस प्रकार से फैला हुआ था। अलग अलग क्षेत्रों पर चंद वंश के जो राजा थे वो कुछ इस प्रकार से फैले हुए थे। अब हमारी कहानी होती है स्टार्ट। अच्छा, इन सारे राज्यों में सबसे ताकतवर राज्य कौन सा था भाई? ये जितने राज्य हैं इन सभी राज्यों में कोई ना कोई राजा राज कर रहा था, लेकिन सबसे पावरफुल राज्य कौन सा था? तो सर कहेंगे इन सब में सबसे पावरफुल राज्य था डोटी। डोटी कहां पर है? नेपाल। नेपाल का जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है। तो उस समय नहीं भारत पाकिस्तान ना, भारत नेपाल थोड़ी उस समय है। मतलब आप ये बताओ कि आप में से होंगे ना कितने बच्चे ऐसे हैं जो बताओ पिथौरागढ़ वाले होंगे, आप में कितने सारे बच्चे होंगे जो तो पिथौरागढ़ के जो लोग हैं और जो नेपाल के लोग, एक नदी का ही तो अंतर है ना। ये जा रही है काली नदी, ये को नेपाल, ये को भारत, पार जाना जाओ, पुल है बीच में, तो क्या दिक्कत है? तो अजय मैच खेल रहे हैं आप, छक्का लगे बॉल वहां पर, क्या दिक्कत है? जाओ बॉल लाओ वापिस आओ, है ना। तो ये तो अब नेपाल अलग देश हो गया, तो मित्रवत राष्ट्र है ना। तो उस जमाने ऐसा नहीं कि नेपाल एक अलग देश है, नहीं जी, ये सब राजा आपस में ही तो राज करते थे, एक जैसे ही थे। तो सबसे पावरफुल राज्य कौन सा होता है? डोटी। ऐसा कहते हैं डोटी का राजा बड़ा पावरफुल था और इन सभी राजाओं को, डोटी के राजा को टैक्स पे करना पड़ता था, यानी पावर इसके पास, और ये सब उसके अधीनस्थ राजा है। ठीक है, अब कहानी शुरू है, वही बस पुराने जमाने की कहानी कि राजबुंगा में एक कत्यूरी राजा राज कर रहा था, उसका नाम ब्रह्मदेव था। कि राजबुंगा में एक कत्यूरी राजा शासन करता था, उसका नाम था ब्रह्मदेव। फिर वही कहानी, ब्रह्मदेव का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो भी टेंशन में रहता था कि किसको राजा बनाऊं। इतने में प्रयागराज, इलाहाबाद से सोमचंद नाम का एक व्यक्ति बद्रीनाथ की यात्रा पर आया, पर मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि यहाँ क्यों आया बद्रीनाथ की यात्रा। मतलब है तो अब छोड़ो, चुप रहना इसमें। कि सोमचंद नाम का एक व्यक्ति प्रयाग के झूसी नामक स्थान से, और झूसी नामक स्थान से और बद्रीनाथ की यात्रा करने आया, तो आ गया। तो जब वो राजबुंगा में पहुंचा तो ब्रह्मदेव से मुलाकात उसकी हुई, और जब ब्रह्मदेव से उसकी मुलाकात हुई तो ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी का विवाह सोमचंद से किया। एक मैं किसी का वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, और उन्होंने तो बहुत खतरनाक ही कर दिया। उसने एक लाइन बहुत खतरनाक बोली भी थी कि ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी चंपा का विवाह किया। चंपा पता नहीं कहां से आई। अब ये नाम काल्पनिक भी तो हो सकते नहीं, कथाएं हैं पुराने जमाने की, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। सोमचंद के बारे में जो कुछ भी हमें पता है उसके बारे में किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, और ना ही हमें सोमचंद का कोई ताम्रपत्र मिला हुआ, कोई ताम्रपत्र नहीं मिला। ये तो व्यवस्थाएं हैं जो आगे वालों ने हमें सुना दी पीछे। जब हमने किसी जमाने अपने इतिहास को लिखना शुरू किया, जब हमने पूछा कि भाई बताओ पीछे क्या हुआ था, तब बता दी किसी ने कहानी कि मैं बताता हूं, बता क्या हुआ। तो जोड़ तोड़ के मतलब कुछ ना कुछ व्यवस्था बना दी। सुनी सुनाई कहानियां, श्रुति संहिता है कि सोमचंद के जमाने जो हुआ अगली पीढ़ी ऐसे करके ये इतिहास बना। तो ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी का विवाह सोमचंद के साथ किया, और ये राजबुंगा का राज्य सोमचंद को दे दिया। और फिर कहते हैं इस सोमचंद ने इस राजबुंगा में अपना खुद का एक वंश चलाया, और उसी को क्या बोलते हैं? सेम नहीं है कहानी, बताओ। जैसे परमार वंश एक गढ़ में शुरू हुआ था, कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में वंश शुरू किया था, वैसे ही चंद वंश जो है ना वो कहां पर शुरू हुआ? सिर्फ एक जगह पर, राजबुंगा। एक दिन चंद वंश के ये राजा सारे राज्यों को जीत लेंगे, तब ये चंद वंश पूरे कुमाऊं पर आश्रित हो जाएगा। लेकिन शुरू में चंद वंश सिर्फ कहां का वंश था? राजपुर।
अब गढ़वाल में तो कितनी आसान कहानी थी कि कनकपाल आया तो आते ही उसको क्या समझ लिया गया था, बद्रीनाथ, उसको भगवान समझ लिया गया था, इसलिए प्रजा ने विरोध नहीं किया। यहाँ की इस पे नहीं आया देवता, लगाए ढोल यहाँ भी बजा, धुपाड़ भी दिया, इसको नहीं आया ही नहीं भाई। तो यहाँ नहीं है दैवीय शक्ति सिद्धांत। गढ़वाल के लोग अपने राजा को देवता मानते हैं, पर कुमाऊं का व्यक्ति थोड़ी अपने देवता, नहीं, सोमचंद है वो। और सोमचंद आया तो राजभुंगा में उसने अपने राज्य की राजधानी स्थापित कर। अब क्या हुआ बोला, कथा है ना पुरानी, कि राजभुंगा में जिस समय सोमचंद आया, ब्रह्मदेव तो चले गया, वो तो सन्यास ले लिया, तो जिस समय सोमचंद आया कुमाऊं, उस समय राजभुंगा यानी जो चंपावत है वहां पर 5 धड़े थे। धड़े मतलब 5 जाति के लोग रहा करते थे जिनके पास ताकत थी। 5 ऐसी कम्युनिटी थी जो पावरफुल थी। सबसे पहली जाति जो उस समय चंपावत में रहती थी और पावरफुल थी, उसका नाम था मेहरा। ये जाति का नाम है, मेहरा कास्ट होती है ना, मेहरा, ठीक है। फिर महरा के अलावा यहां पर दूसरी जाति क्या, फरतियाल। ये दूसरी कास्ट थी जो चंपावत में रह रही थी। मेहरा जाति के लोग रह रहे थे, फरतियाल रह रहे थे। एक कास्ट थी देव। देव एक कास्ट है कुमाऊं में, चंपावत में देव। हमारा एक पुराना स्टूडेंट नवीन देव, तो देव एक कास्ट है वहां पर। चौथी जो जाति यहां पर रह रही थी वो थी ढेक। ढेक ये भी चंपावत की एक कास्ट है। और 5वीं जाति जो कुमाऊं में बहुत कॉमन है, करायत। सुना है आपने कास्ट, करायत बहुत कॉमन कास्ट है कुमाऊं में, कई लोगों को, आपको मंजू करायत में क्लास में पढ़ती थी। तो करायत ये कास्ट है मतलब। तो कुल मिला के 5 कास्ट के लोग वहां पर रह रहे थे। और कौन आया, राजा सोमचंद। तो यहां पर सोमचंद पे देवता तो आया नहीं, ना ही वो देवता का कोई अवतार है। और देवता होता तो फिर तो कहानी वहीं खत्म हो जाती, पर वो देवता है नहीं, इसलिए उसके लिए राज्य करना चैलेंजिंग होगा। जब वह राज्य करने आया, जैसे ही सोमचंद ने अपना चंद वंश शुरू किया, तो भैया नए आदमी को कोई नहीं टिकने देगा। ये इतिहास गवाह है इस चीज का, कि एकदम आपके ऊपर प्रशासनिक व्यवस्थाएं बदल दी जाए तो तुम टिकने थोड़े ही दोगे। क्या बात कर दी भाई जी, नया राजा कोई स्वीकार नहीं करता है। कल मैं ना आऊं उत्तराखंड पढ़ाने, किसी और को भेज दूं, छिलका उतार दोगे तुम उसका? अरे क्या बात कर रहे भाई जी, यहाँ बैठे रहे तो तुम चुपचाप ना। अभी कल कोई और टीचर आ जाए ना तो थोड़ी तुम चुप रहोगे। इतनी जल्दी कोई व्यक्ति सत्ता स्वीकार नहीं करता ना, मानव स्वभाव है भैया। आप सोच के चलो, कल एक टीचर आ जाए और कह दे चलो हम आपको पढ़ा रहे हैं कोई ऐसा वंश जो आपने आज तक नहीं पढ़ा। अरे भाई जी एक से एक क्वेश्चन मत सर इसको बना, हाँ उस व्यक्ति ने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया और आपको बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड कर दिया। अब तुम उसको अपना गुरुजी मानोगे ना? आप किसी को अपना गुरुजी कब मानोगे? जब भाई साहब आपको लगेगा कि हाँ जी भैया, हाँ इसके अंदर ज्ञान है। तो ज्ञान को पहले परखोगे भी तो, हाँ जी सर ऐसा ऐसा, और धड़ाधड़ तुमने उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ लिए, 50 क्वेश्चन पूछ लिए, और भाई ने 50 के 50 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब कल परसों जब आओगे ना, प्रेम से आओगे तुम, सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, है ना? तो जब आप उसको पावर दिखानी पड़ेगी। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ। जब सोमचंद राज करने आया तो ये राज थोड़े ही करने देंगे, तो उसको परेशान करेंगे ना, भाई तू राजा बनने लायक है कि नहीं है। सबसे पहला प्रश्न तो ये हुआ। तो उन्होंने खूब इसको परेशान किया। जनरली होता है, सबके साथ होता है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ। मैं जब पढ़ाने गया सबसे पहले स्टार्टिंग में टिहरी के अंदर, टिहरी में मैंने जब कोचिंग स्टार्ट किया तो बड़ी प्रॉब्लम होती है शुरुआती फेज में। नए मास्टर का टिक पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, हर साल ना कोचिंग इंडस्ट्री में हजारों लोग टीचर बनने आते हैं, बट टिकते कम है, टिक नहीं पाते। और भाई मैं वहां चले गया टिहरी में कोचिंग पढ़ाने। अब सच बात है, बाद में बोलने में क्या दिक्कत है, मतलब जैसे मैं आज बोल रहा हूँ तब थोड़ी बोलता था मैं। तो मेरे अंदर उस समय नॉलेज कितना था कि भाई जीरो था, भाई सीधा जीरो बोलते हैं जिसको। मेरा बस एक काम था, रात को किताब पढ़ी, सुबह बता दिया वहां पे। तो वो तो रिस्की तो होता ही है ना, हमेशा तो रिस्की रहता ही रहता है। तो मैं जब क्लास पढ़ाने गया तो क्लास में भाई बहुत सारे स्टूडेंट आते थे जनरली। अच्छा वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि मैनेजमेंट हो और कोई इंक्वायरी वाला अलग और फीस वाला, कुछ नहीं। तुम्हारा भाई था कि सब कुछ। सुबह उठे, उठने के बाद सुबह मैं 5 बजे कोचिंग में चले जाता। सबसे पहले झाड़ू पोछा मारा टकाटक, उसके बाद देवबत्ती और टन करके मैं बैठ जाता था वहां पे। एक बैच आता था पढ़ने के लिए, सुबह आते थे बच्चे 7 बजे, 9 बजे चले जाते थे। उसके बाद मैं वहीं बैठा रहता था, क्योंकि वो दुकानदारी टाइप की थी कि दुकान में बैठा आ जाए कोई कस्टमर, मतलब। अब फिर जैसे कोई बच्चा आ गया, सर यहाँ कोचिंग होती है, तो इंक्वायरी में खुद लेता था। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें शुरू की बात, कि जैसे कोई बच्चा आया तो मैं पूछता था उससे किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप। और कभी कभी किसी ने कह दिया सर IAS, तो मैंने कहा यहाँ नहीं होती भाई, पागल है वो, IAS यहाँ नहीं होती, जाओ। अब कोई बच्चा आ गया, उसने कहा सर मुझे ग्रुप C की तैयारी करनी है, तो मैं पूछता था उससे पहले कर रखी है, तो उसने बाई चांस कह दिया हाँ कर रखी, मैं ऊपर वाले कोचिंग में करता हूँ।
तो मैं कहता था यार यहाँ तो सीट फुल हो गई। समझ रहे तुम बात, दिमाग समझो ना। अब इसने पढ़ रखा पहले से, अब क्लास में आएगा वो प्रश्न पूछेगा, अब मेरे को तो कुछ नहीं आता ना। तो जैसे कहा कि सर मैंने पहले से तैयारी कर रखी है और तैयारी कर रखी है, तो मैं बोला यार एक बैच था भाई वो फुल हो गया, अब नया बनेगा, नंबर दे दे कॉल कर दूंगा, ऐसा भगा देता। अब जैसा कोई आ गया कि मेरी तरह झूं टाइप का नहीं हो जाता ना कभी, ये गुरुजी प्रणाम। अब कोचिंग उसको पूछे तूने कोचिंग किया ना? मैं 12वीं पास, मैं अंदर आ, तू इधर आ, ऐसे भरे मैंने सबसे पहले ना, भाई तू अंदर बैठ ना, मैं कराऊंगा तुझे कोचिंग। तो क्लास में बैठने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा डर लगती है भाई, शुरू में बहुत डर लगती है। अब कोई अलग अलग, देखो सारे बच्चों का व्यवहार अलग अलग होता है, कुछ अलग अलग प्रकार के बच्चे है ना। कुछ बच्चे ना बड़े गंभीर स्वभाव के होते हैं, जैसे क्लास में बैठ गए और बैठने के बाद वो टकटकी लगा करके मास्टर को देख रहा, हमें डर लग रही, टकटकी लगा के देख रहा। अब मुझे लग रहा कि भाई मैं कुछ गलत बोल रहा, ऐसा लग जाता है ना भाई, मैं बोल रहा कुछ गलत, और घबराहट भी हो रही। तो दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने झूठ बोला इंक्वायरी के समय कि हम 12वीं पास है और हमने कोचिंग नहीं करी है, जबकि उन बेटों ने कर रखी थी। उनको अच्छा खासा ज्ञान था भाई GS का। अब वो क्लास में बैठ गए। अब क्या हुआ, महाभारत सुनो तुम। अब मैं क्लास में बैठूं, वो दोनों सबसे आगे बैठ जाते थे, और जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, गुरुजी एक प्रश्न है कि, और प्रश्न है कि जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा चंद्रवंश, और वो खट बीच में पूछे ट्रेल करने क्या किया बल। अब कौन ट्रेल भाई, अभी तो मैं ट्रेल वाली किताब भी नहीं लाया, अभी तो मैं चंद्रवंश पढ़ा रहा। अब कभी पूछ रहे ट्रेल ने कैसा किया, कभी पूछ रहे दर्रा कहाँ है। अब कौन सा दर्रा यार भाई ना, अभी मैं घर से चंद्रवंश में सोमचंद रट के ला रखा, भाई इसको बताने दे, इसके अंदर का हो तो बात अलग है। तो बहुत दिक्कत हो गई। तो मैं क्या करता था कि क्लास में पढ़ाते टाइम देखता भी नहीं था उनकी तरफ, दूसरी तरफ देखो, लेकिन वो उनका डेली हर दिन की मतलब गुरुजी इसका बताओ, गुरुजी इसका बताओ। कहाँ से बताया, गुरुजी को पता भी तो हो। तो मैं भी एक प्रकार का शासन ही चला रहा था ना, तो मेरे लिए शासन चलाना बहुत मुश्किल था भाई। क्लास में आते समय मैं सुबह बोलता था हे भगवान ये ना आए आज, ये दोनों ना आए, ऐसा चलते रहा। वो माने नहीं, वो लगातार करते रह रहे ऐसा। ठीक है, और स्टूडेंट है, उसका अधिकार है, वो तो पूछेगा। अब मैं क्या करूं बताओ। अब मैंने क्या करना स्टार्ट किया। एक दिन वहां पर ना ऐसे नहीं चलता था टिहरी में, जैसे यहाँ 3 क्लास होती है, अलग अलग टीचर। मैं ही था कि सावधानी का टीचर, सब हिंदी, उत्तराखंड, ऐसा सब चीज। तो जैसे आज हिंदी चल रही तो 2 घंटे हिंदी ही चलेगी, 1 घंटे चला, फिर उसके बाद थोड़ा देर का गैप होता था, फिर अगली क्लास चलती थी 2 घंटे की क्लास है। अब मैंने रोज परेशान हो गया उनसे। तो एक दिन जब बीच में इंटरवल हुआ तो मैं बाहर ही चले गया उनसे बात करने। मैंने इन दोनों से बात करी। मैं बोला इधर आ भाई तुम। तो ये आया, मैंने बोला तेरा नाम क्या है? तो अनुभव था। ये अनुभव, ये अभी अच्छी जगह पर, अच्छी पोस्ट, बीटेक किया हुआ था। तो अभी ये मुझे नहीं पता किस में, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर बन गया, तो अच्छी पोस्ट पे आते रहता है बीच बीच में। तो इसने कहा मेरा नाम अनुभव है, एटीट्यूड में बिल्कुल की। घर में मेरे को मस्तू बोलते हैं, मस्तू, तो मस्तू था इसका नाम वैसे, मस्तू मेरे को अच्छा लगा। मेरा नाम वैसे अनुभव है, निक नेम मस्तू है। और एक अनुभव का दूसरा भाई था सौरभ। तो देखो अनुभव तो बाद में यहाँ देहरादून भी आया पढ़ने के लिए और इसके बाद लग गया अपने पोस्ट पे। सौरभ बड़ा इंटरेस्टिंग था। सौरभ को नॉलेज ठीक ठाक था, ओके बहुत ज्यादा भी नहीं। सौरभ क्या करता है अभी, सौरभ की नहीं लगी नौकरी। सौरभ लाइसेंस बनाता है, वैसे वाला जाली वाला लाइसेंस, मेरा भी उसी ने बनाया। जैसे तुम्हें लाइसेंस बनाना ना, फोन कर दो इसको, टक पैसा मांगेगा तुरंत बना देगा। तो ये दोनों भाई थे। अब ये दोनों खूब परेशान कर रहे थे। तो मैंने जाके इनसे बात कर ली। मैंने कहा भाई तुम हो कहाँ के? तो इन्होंने एक गांव बताया कि हम उस गांव के। अबे मैंने कहा वो तो मेरे पास में ये गांव, तो मेरे गांव के ठीक पास था इनका गांव। मैंने कहा मैं भी तो उधर का ही हूँ। खास पट्टी तुम्हारी? बोलो खास पट्टी। मैंने कहा हाथ मिला। अब वो थोड़ा झिझक है ना, गुरुजी। अरे मैंने कहा हाथ मिला भाई तू। अब कहाँ रहते? तो उसने कहा हमारा मकान यहाँ ही है। अब मैंने इनको बोला भाई सुन, एक काम करो, कोचिंग खत्म होगी ना, मेरे कमरे पे चलो, कोई नहीं रहता कमरे पे, अकेला हूँ मैं, और ले जाते चिकन टकाटक, तुम आज खिलाता चिकन, लाहौरी चिकन। इन्होंने कहा ठीक है गुरुजी बल। और उसके बाद मेरे कमरे पे आ गए। मैंने कहा बेटा आज ही है मौका, बस टकाटक पहले चिकन बनाया इनके लिए, 80 रुपए किलो वाले चावल लाया मैं, भात। मैंने कहा बैठो ना यार भाई तुम आराम से ना, भात और चिकन आराम से खिलाया इनको। फिर ये घर चले गए। फिर मैंने शाम को कहा, मैंने कहा शाम को फिर आना भाई, शाही पनीर तुम्हारा भाई खिलाएगा, तुम्हें शाम को आ जाना। फिर वो शाम को आए शाही पनीर। अगले दिन आए तो अगले दिन पराठा, अगले दिन अगले दिन ए। पता है जैसे जैसे 2 या 3 दिन हुए ना, चुप हो गए क्लास में। अब नहीं पूछते थे ये, अब नहीं क्लास में ये पूछते थे, चुपचाप हो गए। अब मैं क्लास में आ रहा, A बराबर B, कहीं मैं गलत भी कह रहा, चुपचाप है बैठे हुए। इन्होंने प्रश्न पूछना ही बंद कर दिया। मैं ये ठंडा भी पिलाने लगे इनको, ठंडा भी हो रहे। तुमको पता है ये मैं कर क्या रहा हूं? मैं इनको चुप रहने की रिश्वत दे रहा भाई को, कि भाई क्लास में चुप रहना, कि ना धीरे धीरे आगे जाते जाते ये दोनों क्लास में आगे बैठे हैं। जो पहले क्लास में सबसे ज्यादा परेशान करते थे ना, वो मेरी टीम में हो गए। और अब अगर किसी ने क्लास में प्रश्न पूछा, किसी ने,
तो मस्तू खड़ा होता था बीच में, ओ नीचे बैठ। समझ रहे आप बात को? अब क्लास में ओ तो छोड़ो, वो तो नहीं पूछ रहे, अब मस्तू आगे खड़ा, सर, और मस्तू होता था खड़ा, नीचे बैठ, बाद में पूछना बाहर। बड़ा सपोर्ट किया रे इन्होंने। तो एक था मस्तू, एक था सौरभ। तो जब आया सोमचंद ना, तो इसको भी यही दिक्कत हुई, सब हल्ला कर रहे। तो सोमचंद जब राजा बना, तो सोमचंद ने भी कुमाऊं में, ये देखो कुमाऊं का मस्तू, ये है कुमाऊं का मस्तू, और ये है वहां का सौरभ, इन दोनों को अपनी टीम में रख दिया। तुम इधर आओ रे। मेहरा और फड़तियाल को सोमचंद ने अपनी टीम में कर दिया। अपनी टीम में क्या, इनको बड़ा बड़ा पद दे दिया, डीएम, एसडीएम। क्या है आपकी कास्ट? मेहरा, आप बनेंगे डीएम। आपकी कास्ट क्या है? फड़तियाल, सचिव। बड़ा बड़ा पद दे दिया इनको। मेहरा और फड़तियाल को जैसे ही अपनी टीम में किया, अब बताओ इसको कुमाऊं में दिक्कत होगी? अगर किसी भी जाति के व्यक्ति ने 3-5 कर दी तो कौन इसके साथ होगा? मेहरा और फड़तियाल। और सोमचंद का शासन इजी चलने लगा। शुरुआत में उसको दिक्कत आई, लोगों ने उसको खूब परेशान किया, तो उस परेशानी का उसने रास्ता क्या निकाला कि जो कुमाऊं में सबसे पावरफुल जातियां हैं उनको मैं अपनी टीम में कर दूं। मेहरा और फड़तियाल को अपनी टीम में कर दिया, और फिर उसका शासन आराम से चलने लगा। इसके बाद जितने भी चंद वंश के राजा होंगे, हर राजा के दरबार में मेहरा और फड़तियाल बड़ी पोस्टों पर रहेंगे। जिस दिन चंद वंश का राजा मेहरा और फड़तियालों को बड़ी पोस्ट से नीचे उतारेगा, उस दिन ये उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे। और स्मूथली यहाँ पर एक वंश चलने लगा, एक राज्य चलने लगा, उसे कहते हैं चंद वंश। तो लिख लेते हैं 2-4 पॉइंट इसके बारे में, लिख लो आप। चंद राजवंश। और चंद राजवंश के बारे में हमें क्या क्या बातें पता है? सबसे पहले चंद राजवंश का संस्थापक राजा कौन था? तुम कहेंगे सर संस्थापक राजा जो था वो था सोमचंद। सोमचंद ने 700 ईस्वी में, ऐसा कहते हैं, हालांकि ये बहुत ज्यादा प्रमाणिक नहीं है। आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि यार 700 में कैसे, 700 में तो हो ही नहीं सकता चंद वंश शुरू। 745 में तो कच्यूरी वंश शुरू हुआ। तो चलो अब बद्रीदत्त पांडे ने ही सबसे पहले इतिहास लिखा है कुमाऊं का, तो उन्होंने कहा है कि संस्थापक सोमचंद था, जो प्रयाग, इलाहाबाद के जूसी नामक स्थान से, जूसी कोई जगह थी वहां से आया हुआ था, प्रयाग के जूसी नामक स्थान से आया था, और उसने कुमाऊं में चंद वंश स्थापित किया। जब चंद वंश स्थापित किया तो कैसे चलाया? चलो बेसिक बातें। सबसे पहले जब वो वहां पर आया तो पहला काम क्या किया? तो आप कहेंगे मेहरा और फड़तियालों को, सबसे पहले उसने मेहरा और फड़तियालों को उच्च पदों पर आश्रित किया, बड़े पद पर बैठा दिया सबसे पहले। अब यही कहानी है, देखो आप गढ़वाल पढ़ चुके हो तो कुमाऊं पढ़ना दिक्कत नहीं है भाई। सोमचंद भी उत्तराखंड का नहीं है सर, सोमचंद उत्तराखंड का थोड़ी है, सोमचंद प्रयागराज का है। वो जहां से आया है वहां का कल्चर अलग है, और जहां राज कर रहा है वहां का कल्चर अलग है। इसलिए आते ही उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नई सामाजिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, नई सामाजिक व्यवस्था। और एक दिन पूरे कुमाऊं में यही चंदों की सामाजिक व्यवस्था फैल जाएगी। तो उसने एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाई, वही गढ़वाल कुमाऊं की तरह। कैसे किया उसने? तो नई सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले ब्राह्मणों के वर्ग बनाए। तो जैसे आपने गढ़वाल में पढ़ा था कि अजयपाल, कनकपाल, इन्होंने ब्राह्मणों का जो सबसे बड़ा वर्ग बनाया था उसको क्या कहा था? सरूला। तो ऐसे ही कुमाऊं में जब सोमचंद आया तो उसने ब्राह्मणों की जो कैटेगरी बनाई, उसमें सबसे बड़े ब्राह्मणों को चौथानी कह दिया। चौथानी ब्राह्मण, जैसे गढ़वाल में होते सरूला ब्राह्मण, वैसे ही सोमचंद ने कुमाऊं में सर्वप्रथम चौथानी ब्राह्मणों की टोली बनाई। उसने डिसाइड किया कि कौन कौन से ब्राह्मण जो है वो चौथानी होंगे। उसने कहा जी हमारे राज्य में जो सबसे बड़े ब्राह्मण होंगे वो चौथानी होंगे। बेसिकली चौथानी ब्राह्मण वो ब्राह्मण होगा जो सोमचंद के साथ ही आया है। कहां से? प्रयागराज। जो उसके खुद के साथ आए उसको उसने चौथानी बना दिया। फिर उसने कहा चौथानी के नीचे 6 गोरिया, ये दूसरे ब्राह्मण होंगे। सबसे ऊपर चौथानी ब्राह्मणों को रखा, इसके नीचे 6 गोरिया, 6 गोरिया के नीचे 5 बिड़िया, इन ब्राह्मणों को रख दिया। 5 बिड़िया, इसके नीचे उसने ब्राह्मणों की एक और टोली बनाई और उसे कहा खतीमन, उसे खतीमन कहा गया। ठीक है, चौथानी, 6 गोरिया, 5 बिड़िया, खतीमन। ये ना कर्म के आधार पर राजा ने ब्राह्मणों का विभाजन किया। मैं जाति से ब्राह्मण हूं, कर्म से नहीं हूं। मैं अपनी बात कर रहा, मैंने बोला कि भगवान को कि मेरे को ब्राह्मण कुल में पैदा करो, अब कर्म से नहीं हूं। मतलब जैसे ब्राह्मण के लिए जो कर्म निर्धारित करे ऐसा वाला नहीं है। मतलब वो तो बाबा प्रेमानंद आ गया तो चिकन छोड़ दिया मैंने, अदरवाइज नहीं ना भाई। तुम्हारा तो जिंदा मुर्गा चपट कर देता है। तो मेरे को कई बार जीवन में ही देखने को मिला कि मेरे दोस्तों ने कई बार बोला ये चिकन खाता तू तो पंडित है। तो मैं बोला मैं घंटी वाला पंडित थोड़ी हूँ भाई ना, जाति से है मतलब कि ब्राह्मण। तो आप सुनो, चौथानी समझ रहे आप? चौथानी मतलब कि जाति से भी ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण है। सुबह उठो, बाल कटा, लंबू चोटी,
टन टन घंटी है ना, चिकन ये प्याज टमाटर ऐसा कुछ नहीं। तो ये है तो खतीमन। तो हम कौन सा कैटेगरी में है? तो कि खतीमन मतलब कि है ब्राह्मण लेकिन खतीमन, खतीमन है खत्म है मतलब कि ना, है ब्राह्मण लेकिन खतीमन। तो चौथानी में देखिए 4 जातियां। तो ये 4 जाति के लोग ब्राह्मण का जो भी नियम कानून था उसका पालन करते थे। इसके नीचे रखे 6 गोरिया। 6 गोरिया भी लगभग चौथानी की तरह ही थे, पर उनके अधिकार थोड़ा कम, जैसे प्याज खा लेते हैं कभी कभी वाले ना, हाँ कि थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, चिकन नहीं खाते पर तरी तरी पी लेते हैं ऐसे वाले है ना 6 गोरिया। ये इसके नीचे ये है तो कि पंचबीड़िया। पंचबीड़िया मतलब कि ब्राह्मण हूं, किसी भी प्रकार का मतलब मेरे पास व्यसन नहीं है, बीड़ी पी लेता मतलब ऐसे ना। पंडित जी देखा तुमने कभी कभी? पंडित जी जैसे गांव में आ जाते कि बीड़ी पी लेते। हमारे गांव का है कि पंडित ना घनश्याम भाई, तो पता नहीं, हमें नहीं पता भाई चिकन मटन वैसे खाता, लोग ध्यान भी रखते हैं गाँव में, पंडित जी पे खा तो नहीं रहा कहीं, तो वो ज्यादा कुछ नहीं करता, बीड़ी पीता है कई बार। तो मतलब जैसे किसी के भी घर में आ गए पूजा पाठ करने, एक मंत्र के और चट बीड़ी पी रहा, तो कई बार गांव वाले रोकते उसको, ओए ऐसे क्यों कर रहा? तो वो बोलता है फलार है बोलिए, फलार। फलार मतलब वो कहता है कि इसमें गलत क्या है, मतलब कि पत्ता है उसके अंदर तमाकू भर रखा, अब पीने दो मुझको तो ज्यादा, तो ऐसा है मतलब उसको क्या बोलेंगे? पंचबीड़िया। 5 जाति के लोग ऐसे हैं, 5 जाति के लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण ही है, तो कर्म के आधार पर उसने विभाजन किया। सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन होगा? चौथानी। तो भाई साहब जो चौथानी ब्राह्मण होगा ना कुमाऊं के अंदर, तो चौथानी ब्राह्मण का मतलब ये कि कर्म के हिसाब से उसको थोड़ा टॉप पे रख दिया। अब देखो चौथानी ब्राह्मण, फिर वही बात होगी, वो 6 गोरिया से श्रेष्ठ है। इसे चौथानी ब्राह्मण, 6 गोरिया ब्राह्मण उसके सामने हाथ जोड़ के रहेगा, ये बड़े बना दिए। तो ऐसे उसने ब्राह्मणों के वर्ग बनाए। बाद में रुद्रचंद ने व्यवस्था बदल दी, उसने 6 गोरिया हटा के तिथानी कर दिए, है ना। तो आज की व्यवस्था अलग है। तो पहले ब्राह्मण, फिर वही राजपूतों के वर्ग, राजपूतों के 2 वर्ग बना दिए, एक राजपूत दूसरा खस। जो यहीं के राजपूत थे उन्हें खस कहा गया। राजपूतों ने कहा कि जो उत्तराखंड का ही राजपूत है वो हमसे थोड़ा नीचे है, तो उसको थोड़ा सा अधिकार कम दिए, और जो बाहर से आए हुए थे तो वो स्वयं को राजपूत मानने लगे। ठीक है, फिर ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए। वैश्य उत्तराखंड में रहता नहीं है, उत्तराखंड में वैश्य जो है ना वो तो अंग्रेजों के जमाने में आए। अब बचा शूद्र वर्ग। तो इनके अलावा जो कुछ भी बचा उसे सोमचंद्र ने नाम दिया पौरी 15 विश्वा। पौरी 15 विश्वा। जब सोमचंद ने एक नई सामाजिक व्यवस्था कुमाऊं में स्थापित करी, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के वर्ग बनाने के बाद उसने पौरी 15 विश्वा नाम का एक वर्ग बनाया। तो अब अगर पेपर में आता है आपके पास कि पौरी 15 विश्वा क्या थी, तो आप 2 आंसर लिख सकते हैं। जैसे शूद्र वर्ग, सोमचंद ने शूद्र वर्ग को किस में रखा? तो आप कह सकते हैं पौरी 15 विश्वा, या आप कह सकते हैं राज्य की समस्त प्रजा। समस्त प्रजा का मतलब इनको छोड़ के, ये भी कह सकते हैं, इनको ब्राह्मण और राजपूतों को छोड़कर बाकी सबको उसने पौरी 15 विश्वा एक अलग स्टेज में रख दिया। फिर क्या किया? राजबुंगा का किला बनाया, अपना खुद का एक किला बनाया, राजबुंगे के किले का निर्माण किया। और कहते हैं किला बनाने के बाद उसने अपने किले के 4 दिशाओं में 4 द्वार बनाए, और कुमाऊं के अंदर 4 जाति के लोगों को यह जिम्मेदारी दे दी कि हर एक द्वार की व्यवस्था या जिम्मेदारी आप लिखोगे। तो ऐसे आपने नाम सुना होगा, वैसे बहुत आता नहीं है पेपर में, फिर भी याद रखना। कार्की जाति के लोग पूर्व दिशा में रहते थे, बोरा दक्षिण दिशा में, तड़ागी पश्चिम दिशा में, और चौधरी उत्तर दिशा में। तो कुमाऊं की इन 4 जातियों, ये जो 4 अलग अलग किले के द्वार थे ना, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, तो उसने राजबुंगा में किले के चारों तरफ 4 दरवाजे बनाए, और चारों दरवाजों की जिम्मेदारी इन 4 जाति के लोगों को दे दी। तो ये जो 4 जाति के लोग थे ये किलेदार कहलाते थे। इनको क्या बोलते थे? किलेदार। और क्योंकि ये किलेदार 4 थे तो इनको क्या कहा गया? चाराल कहा गया, चाराल। तो सोमचंद ने कुमाऊं में चारालों की नियुक्ति करी। चाराल मतलब किलेदारों की नियुक्ति करी। सोमचंद तो मर जाएगा पर व्यवस्था नहीं मरेगी ना। जिसको उसने चौथानी बना दिया वो अब चौथानी ही है, जिसको उसने किलेदार बना दिया वो किलेदार ही रहेगा। तो सोमचंद ने कुमाऊं में 4 किलेदारों की नियुक्ति करी जिन्हें चाराल कहा गया। और इतना सब करने के बाद सोमचंद ने पूरे कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर दी। पंचायती राज व्यवस्था क्या शुरू करी कि उसने प्रत्येक गांव में गांव का एक मुखिया बना दिया। हर गांव में गांव का एक मुखिया बना दिया। और चंद वंश में या कुमाऊं में गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे बूढ़ा कहते हैं, बूढ़ा। जैसे गढ़वाल में सियाणा कहते हैं ना, तो उधर कहते हैं बूढ़ा। फिर सोमचंद मर गया
उसके बाद क्या हुआ कल वाली क्लास में करते हैं, इसके आगे की कहानी। चलो आज आप सीट भरना जब लास्ट क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद, ठीक है।